हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितम्बर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं और रोज़ आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो वीडियो जरूर देखा करिए और सबसे पहले लाइव आके वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। ये किसने बोला है? क्रेग ने, रश ने, वॉन डॉनलेन ने, किरट ने। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है यूपी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर से। देखिए, लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, ये कथन आपका वॉन डॉनलेन ने बोला है। सी इज राइट आंसर। मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती। मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती उदासीनता, तनाव, थकान या सज्जा में सौंदर्यवर्धन। मध्यम प्रकाश है उससे भवन में उत्पन्न नहीं होता क्या? उदासीनता की, तनाव, थकान की, सज्जा में सौंदर्यवर्धन। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, सज्जा में सौंदर्यवर्धन। देखिए, मध्यम प्रकाश से भवन में क्या उत्पन्न नहीं होता? सज्जा में सौंदर्यवर्धन। प्रकाश के माध्यम से भवन को सजाया जाता है, किंतु यदि मध्यम प्रकाश हो तो भवन के साग सज्जा में सौंदर्यवर्धन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। रेखा, स्वरूप का, स्पर्श का कि प्रकाश का? गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। रेखा, स्वरूप, स्पर्श कि प्रकाश? गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है, तो प्रकाश का। तो गृह सज्जा में रट महोदय ने कला के मूल तत्व के रूप में रेखा, स्वरूप और स्पर्श को बताया, जबकि प्रकाश इसमें शामिल नहीं है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, इनमें से सभी। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रसार शिक्षा वह उपयोगी तकनीकी है जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों द्वारा अंगीकरण की जाती है और इसके द्वारा उसके व्यवहार में वांछित चेंजेस आते हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र नियंत्रण और दिन प्रतिदिन विस्तृत और विशाल होता जा रहा है। प्रसार शिक्षा लोगों के प्रतिदिन के जीवन से सीधा संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। कथन किसका है? रामाभाई का, H.W. भट्ट का, P. दहमा का, A.T. मोशर का। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। ये कथन किसका है? रामाभाई का, H.W. भट्ट का, P. दहमा का या A.T. मोशर का? तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है H.W. भट्ट का।
प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते समय H.W. भट्ट नवोदय ने लिखा कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को कहते हैं। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सभी विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सभी विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है ग्रामीण जीवन के सभी विकास के लिए, भी राइट आंसर है। तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बड़ा है, विस्तृत और व्यापक है। समानता यह कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों को उन्नत करने के लिए काम करती है। ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के लिए 3 आवश्यक पहलू होते हैं जो समान हैं: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ये सभी पहलू कृषि के साथ साथ गृह विज्ञान के क्षेत्र में भी अधिक जुड़े हुए हैं। प्रसार शिक्षा के विषय का प्रतिपादन ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है, जो ग्रामीण जीवन का पूरा विकास के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सभी विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर बी है, ग्रामीण जीवन के सभी विकास के लिए। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप में किस कार्य में लेना चाहिए? ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप में किस कार्य में लेना चाहिए? प्रसार, समूह गान, टीवी कार्यक्रम, नेतागिरी। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में लेना चाहिए? प्रसार, समूह गान, टीवी कार्यक्रम, नेतागिरी। तो देखिए, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार कार्य में लेना चाहिए। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार उनके साथ कार्य करना ही क्या है? प्रसार शिक्षा है। कुछ विद्वानों ने प्रसार शिक्षा को प्रसार, कृषि शिक्षा, पशु चिकित्सा, डेयरी विज्ञान, गृह विज्ञान प्रसार और स्कूल के बाहर की शिक्षा व्यवस्था आदि के रूप में डिफाइन किया है। शैशवावस्था है, समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था, अंकुरण की अवस्था। शैशवावस्था है, समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था, अंकुरण की अवस्था। देखिए, शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह अवस्था 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फ्राइड ने इस अवस्था को बालक के निर्माण काल कहा है। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? रॉस का, फ्राइड का, रूसो का, मन का। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। जल्दी से आंसर बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स करते हो बच्चों आप लोग। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? रॉस का, फ्राइड का, रूसो का कि मन का? बिल्कुल सही, ये कथन रूसो का है। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो महोदय ने दिया। इसमें उन्होंने बताया, इस बात पर जोर दिया कि अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं करके सीखने के अधिक से अधिक अवसर मिले। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है विकास का अर्थ व परिभाषा समझना, विकास की विशेषता, विकास व अभिवृद्धि में अंतर, उपयुक्त सभी।
जल्दी से आंसर दे इसका। देखिए, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संपत्ति है विकास का अर्थ और परिभाषा, विकास की विशेषता, विकास व अभिवृद्धि में अंतर, ये सभी है। विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है? विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। हॉलॉक ने दिया है, फ्राइड ने दिया है, मोरेनो ने दिया है, डेवर ने कहा है। तो ये कथन आपका हॉलॉक ने दिया है, ए राइट आंसर है। देखिए, विकास का अर्थ क्या है? व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन हॉलॉक महोदय का है। डेयर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। मोरेनो ने कहा विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, जिसने सी बोला है। भोजन को पकाते समय अधिक चलाने या छानने से विटामिन बी के समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से भोज में उपस्थित बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। बी समूह जल में घुलनशील 9 प्रमुख विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12 और मिनरल का समूह है जो शरीर में रक्त संचार बढ़ाने और शरीर में मृत कोशिका ऊतकों को दोबारा से जीवित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। विटामिन बी समूह अनाज की छिलके या ऊपरी आवरण, मांस, मेवे, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि से प्राप्त होते हैं। फिर बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व। बेकिंग पाउडर अथवा खाना का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व विटामिन बी है, प्रोटीन है, कार्बोज है, खनिज लवण है। देखिए, बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा मिला के भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व विटामिन बी है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से उसमें उपस्थित विटामिन बी नष्ट हो जाता है। कुछ विटामिन हवा, जल, ऊष्मा के प्रति बेहद कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं, और जिनमें विटामिन बी सर्वाधिक संवेदनशील होता है क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन का समूह होता है। विटामिन बी समूह में मुख्यतः विटामिन B1 विटामिन B1 को यदि बेकिंग सोडा के साथ पकाया जाए, यानी विटामिन B1 को यदि हम बेकिंग सोडा के साथ पकाएं तो ये लगभग 77% तक नष्ट हो जाता है। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। कच्चे नारियल का शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, बारले का पानी। जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही राइट आंसर, खिचड़ी। खिचड़ी शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है क्योंकि यह कई प्रकार के दालों के साथ चावल के संयोजन से उबाल कर बनाया जाता है। खिचड़ी खास तौर पर रोगियों के लिए सुपाच्य व हल्का भोजन है, जबकि उत्तर विकल्पों में कच्चे नारियल का पानी, ग्लूकोज का पानी, बारले का पानी सभी तरल आहार के प्रकार हैं। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है कैल्शियम से, लोहा से, आयोडीन से, सोडियम से। ये आपका होमवर्क है और सब लोग इसका रिप्लाई देंगे। थायराइड ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है?
सामाजिक परिवर्तन एक घटक है। वैज्ञानिक, सीमित, सर्वव्यापी, अद्भुत। सामाजिक परिवर्तन एक घटक है। वैज्ञानिक, सीमित, सर्वव्यापी, अद्भुत। जल्दी से रिप्लाई दे सभी लोग। बिल्कुल, सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटक है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक सर्वव्यापी घटना है। सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक और बाहरी या संरचनात्मक दोनों पक्षों में हो सकता है। वास्तव में समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ऋणग्रस्तता। देखिए, समाज में जब दहेज प्रथा होगी तो उसका कुप्रभाव ऋणग्रस्तता होगी। समाज पर दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कुप्रभाव ऋणग्रस्तता के रूप में होता है। समाज में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप बन गया है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध हो, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, को बढ़ावा देता है। बांध्यकरण का तरीका है नसबंदी, ड्राई फ्रॉम, लूप, डुश। जल्दी से आंसर दें। बांध्यकरण का तरीका क्या है? वेरी गुड बच्चों, जो बच्चे रिप्लाई देते हैं वेरी गुड। बांध्यकरण का तरीका आपका नसबंदी है। देखिए, नसबंदी बांध्यकरण का एक स्थायी और सुरक्षित तरीका है। नसबंदी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा सर्जरी के माध्यम से कराया जाता है। पुरुष नसबंदी को वैक्सोटोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोटोमी कहा जाता है। पुरुष में स्पर्म को ले जाने वाली नलिका को काट दिया जाता है, जिससे वीर्य में स्पर्म नहीं मिल पाता। स्त्रियों में नसबंदी के लिए डिम्ब वाहिनी को काट कर या बाधित करके स्पर्म या ओवा को मिलाने से रोका जाता है, जिससे वे निषेचित ना हो पाए। जबकि अन्य विकल्पों में लूप लगवाया या ड्राइफॉर्म प्रवाह नियोजन का एक अस्थायी तरीका है। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पे किस व्यय का प्रतिशत बढ़ने लगता है? शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, इनमें से सभी। आय बढ़ने के साथ साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ने लगता है? बिल्कुल, इनमें से सभी। जब इनकम बढ़ने लगेगी तो इंसान शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करना चाहेगा, मनोरंजन भी अच्छा करना चाहेगा और स्वास्थ्य, इन सभी में खर्चा बढ़ने लगता है। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय और आवश्यकता में सामंजस्य। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है, जो आपका आय व्यवस्थापन है उसमें सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, कि धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय और आवश्यकता में सामंजस्य। जल्दी से बताएं इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे है जो बच्चे रिप्लाई करते हैं। वेरी गुड बच्चों। ए इसका राइट आंसर है, लक्ष्यों को जानना। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है जो हमारे लक्ष्य हैं उनको जानना।
आय व्यवस्थापन के लिए सबसे पहले लक्ष्यों को जानना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि लक्ष्यों के बारे में जानकारी होती है तो उसी के अनुसार आय का वितरण विभिन्न स्थानों और आवश्यकता के अनुसार बेहतर ढंग से व्यवस्थित करते हैं। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिनके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेटी और केंद्रक जीव द्रव। अरे वाह, वेरी गुड, केंद्रक। कोशिका के जीवन का जो मूल आधार है मुख्य रूप से क्या है? वो आपका केंद्रक है, जिसके बिना जो कोशिका है वो मृत मानी जाती है। कोशिका के जीवन का मुख्य आधार केंद्रक को माना जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, वह मृत कोशिका मृत समझी जाती है। केंद्रक आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का जीवद्रव का एक विशेष भाग होता है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, देख लीजिए। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे। फिर नेक्स्ट है गोब्लेट कोशिका क्या है? यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। दूसरा, यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर है क्लोबेट कोशिका क्या है? तो क्लोबेट कोशिका यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती है। इस चीज का राइट आंसर है। आपकी जो गालबेट कोशिका है एक ग्रंथिल परिवर्धित उपकला उत्तक है, जिनका प्रमुख कार्य म्यूकस यानी श्लेष्मा उत्पन्न करना। गालबेट कोशिका आंतरी या श्वसन प्राणी में पाई जाती है। आंतरी व श्वसन प्राणी में पाई जाती है। इनके द्वारा स्रावित म्यूकस विभिन्न प्रकार रासायनिक विकृति और श्वसन प्राणी में बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों पर पार्टिकुलेट मैटर को छानने का कार्य करते हैं। मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं? चल संधि से, अपूर्ण संधि से, अचल संधि से, कब्जा संधि से। जल्दी से बताओ, मानव के मस्तिष्क कोश की जो अस्थियां हैं वो परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं? चल संधि से जुड़ी होंगी, अपूर्ण संधि से जुड़ी होंगी, अचल संधि से जुड़ी होंगी कि कब्जा संधि से? जल्दी से रिप्लाई दो। वेरी गुड, जो लोग रिप्लाई दे रहे हैं बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही, अचल संधि से। देखिए, मानव शरीर में अनेक छोटी बड़ी हड्डियां होती हैं जो संधियों के माध्यम से एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार जुड़ी रहती हैं। शरीर को ढांचा बनाकर एक विशेष प्रकार का आकार देने में मदद करती हैं। संधि स्थल पर कुछ मजबूत तंतु या स्नायु होते हैं जो अस्थियों को बांधने के अलावा विभिन्न अंगों की गति का नियंत्रण भी करते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरा संधि और मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियों को जोड़ने वाली संधि को अचल संधि, कंधे और कूल्हे में उपस्थित संधि को कंदुखलिका संधि, कोहनी और घुटने के संधि को हिज संधि कहा जाता है। मस्तिष्क कोश में उपस्थित अस्थियां सीवन द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ होती हैं। इसे क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कड़ी वस्तु है मांसपेशी, कोशी, अस्थि या इनमें से सभी? मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु है फटाक से रिप्लाई दो, जल्दी से। बिल्कुल, अस्थियां। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु अस्थियां हैं। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु अस्थियां हैं। अस्थियां रीढ़धारी जीवों का वह कठोर भाग होती हैं जो अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं।
शरीर को चलाने, सहारा देने, विभिन्न अंगों से रक्षा करती हैं। अस्थियों का लगभग 37% भाग ओसीन नामक प्रोटीन और 63% भाग अकार्बनिक लवणों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट से बना है। इन्हीं कारण अस्थियां अत्यधिक ठोस और कठोर होती हैं। बैली क्या है? बैली एक प्रकार की संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह एक प्रकार का मध्य भाग है, या पेशी का मूल स्थान है। बैली क्या है? यह एक प्रकार की संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह एक प्रकार का मध्य भाग है, या पेशी का मूल स्थान है। तो देखिए बैली क्या है? बैली एक प्रकार का मध्य भाग है। तो देखिए बैली मानव शरीर के मांसपेशियों का मध्य भाग होती है। ये टेंडर के ऊपरी सिरे से जुड़ा रहता है। प्रत्येक पेशी कोशिका सर्कुलेरन नामक आवरण से घिरी रहती है। प्रत्येक पेशी तंतु एक अकेली कोशिका नहीं अपितु एक बहुकोश की संरचना होती है, जिसमें सार्कोप्लाज्मिक जाल और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके जीवद्रव्य में अनेक तंतु होते हैं जो मायोफाइबिल के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? मायोफाइबिल के नाम से। तो ये आपके 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी पीजीटी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप इससे पहले क्लास देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी आपकी सीरीज़ चलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर। अपनी फैमिली का ध्यान देना। बाय बाय।